तो फाइनल अकाउंट में आज का टॉपिक, फाइनल अकाउंट में 3 चीज़ें पढ़ाई थी। क्या बताया था? ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सिखाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा बैलेंस शीट। ये तो समझा दिए, फॉर्मेट करवा दिया, क्वेश्चन करवा दिया था। अब आगे की कहानी एडजस्टमेंट, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, या यूँ कह लो कि पूरा फाइनल अकाउंट इसी की वजह से इम्पॉर्टेंट है। अगर एडजस्टमेंट ना हो तो फाइनल अकाउंट ख़त्म हो चुका है। ठीक है, 11th क्लास में इसके लिए एक अलग से चैप्टर दिया हुआ है। तो अभी जो है तुम्हें एक एक करके एडजस्टमेंट्स लिखते हुए चलना है ना। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स भी सब उसी में चलती जाएंगी तुम्हारी। स्टार्ट किया जाए। देखो, एडजस्टमेंट्स के नाम में अगर पहला एडजस्टमेंट की बात करें, फर्स्ट एडजस्टमेंट विच इज़ क्लोजिंग स्टॉक। जब एक क्वेश्चन करवाया था मैंने पिछली क्लास में, उसमें ही क्लोजिंग स्टॉक के बारे में बताया था मैंने कि ये एक एडजस्टमेंट है। याद आया? पहली एडजस्टमेंट यहीं से स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ मत गौर करना है, यहाँ पर पहले नंबर पे कोई और एडजस्टमेंट दिया हुआ है तुम्हारी बुक में। क्लोजिंग स्टॉक ईयर एंड पर बचा हुआ स्टॉक है जिसका हम कोई ट्रीटमेंट नहीं करते हैं जर्नल एंट्री के रूप में। तुम्हें ऐसे किसी ने मुझसे पूछा कि एडजस्टमेंट आया क्यों, क्या है ये एडजस्टमेंट? या तो तुम सब कुछ जानते हो या ध्यान ही नहीं रख रहे हो। बिजनेस के समय जब अकाउंट बनता है तो बीच में बहुत सारी एक्टिविटी होती है, तो दिखते नहीं है, शायद उसी वजह से। बीच में जब जर्नल एंट्री चल रही है, लेजर चल रहा है, ट्रायल बैलेंस वगैरह, मतलब ट्रायल बैलेंस से पहले तक की सारी एक्टिविटियों की एंट्रियां हो जाती हैं, समझे। लेकिन एकदम लास्ट तक पहुंचते पहुंचते, ईयर एंड तक पहुंचते हुए, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट वाला काम शुरू करना होता है। तो ऑब्वियसली तुरंत तो ये काम होगा नहीं, थोड़ा टाइम लग जाता है। तो जितना टाइम में बुक्स ऑफ अकाउंट सारे क्लोज करके ट्रायल बैलेंस तक पहुंच के और फाइनल अकाउंट तक पहुंचते हैं, इस बीच में भी कुछ बातें होती हैं ऐसी जो आ जाती हैं, जिनको एकदम ईयर एंड पर करना होता है बट हम नहीं करते हैं उन्हें। ठीक है, यानी कि ऐसे समझो कि कम से कम 3-4 दिन 5 दिन लगता है बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करने में। डन। एकदम लास्ट डे जो होता है 31 मार्च, उस दिन से शुरू हो जाती कहानियाँ। तो 31 मार्च को भी तो कुछ ना कुछ होता होगा फर्म में, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मिस हो जाती हैं जर्नल एंट्री करते वक्त। तो जब जर्नल एंट्री नहीं हो तो लेजर भी नहीं होता है, फिर वो ट्रायल बैलेंस में भी नहीं पहुंचेगा और वहाँ से फाइनल अकाउंट तो फिर बन ही नहीं पाएगा। तो वो जो कंटेंट छूट जाते हैं जो एकदम लास्ट में करनी होती है, उससे पहले तो हम उन ट्रांजैक्शन को ट्रीट भी नहीं कर सकते, और लास्ट में करने की वजह से होता क्या है कि वो छूट जाते हैं। इसलिए उनके लिए एक टर्म इस्तेमाल कर देते हैं, एडजस्टमेंट। फाइनल अकाउंट बनाते वक्त इन्हें एडजस्ट कर दिया जाता कहीं कहीं पर। ठीक है, तो उन्हीं में सबसे पहला है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की ट्रीटमेंट करेंगे तो कैसे करेंगे? उसके लिए हम अपने बेस पर जाएंगे। अकाउंटिंग का बेस क्या है? डेबिट क्रेडिट है, और डेबिट क्रेडिट के बेस से क्या बनती है? बनती है जर्नल एंट्री, जिसमें एक डेबिट होता है और दूसरा क्रेडिट होता है। दैट मीन्स कि हर ट्रांजैक्शन के 2 फेज मिलेंगे, हर ट्रांजैक्शन में 2 पहलू हैं। तो जब 2 पहलू हैं तो उस ट्रांजैक्शन की ट्रीटमेंट भी 2 बार होगी।
अब क्योंकि इसके लिए कोई जर्नल एंट्री वगैरह कुछ नहीं हुआ, तो जब हम इसे ट्रीट करने निकलेंगे तो 2 बार ट्रीट करेंगे इसे। समझ में आ रहा है इतना? तो एडजस्टमेंट की 2 ट्रीटमेंट होंगी। जो पहली जो ट्रीटमेंट होती है, पहली ट्रीटमेंट होगी वो या तो ट्रेडिंग अकाउंट से होगी, ठीक है, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और जो दूसरी ट्रीटमेंट होगी वो हो जाएगी बैलेंस शीट से। या तो ट्रेडिंग अकाउंट से होगा या प्रॉफिट लॉस अकाउंट से होगा पहला ट्रीटमेंट, और दूसरा ट्रीटमेंट हो जाएगा बैलेंस शीट के साथ। ट्रेडिंग अकाउंट के साथ या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ पहली ट्रीटमेंट होगी। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ट्रेडिंग अकाउंट के साथ करें या प्रॉफिट लॉस अकाउंट के साथ करें? तो इसका जवाब मिलेगा हमें नेचर पर। ट्रेडिंग अकाउंट डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम नेचर का है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट इनडायरेक्ट नेचर का है। तो जो डायरेक्ट नेचर के एक्सपेंस और इनकम है वो ट्रेडिंग अकाउंट में चले जाएंगे, वो ट्रेडिंग अकाउंट से बराबर किए जाएंगे। इनडायरेक्ट नेचर वाले कहाँ जाएंगे फिर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, उनकी दूसरी ट्रीटमेंट तो बैलेंस शीट में होगी। बात क्लियर हो गया? तो अब देखेंगे कि क्लोजिंग स्टॉक किस नेचर में आ रहा है। तो ये तो डायरेक्ट नेचर का है, स्टॉक है ना, डायरेक्ट नेचर का है, तो ये कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो तुमने देखा होगा पिछला क्वेश्चन करवाया था उसमें भी इसे मैंने पहले कहाँ फेंका था? पहले फेंका था ट्रेडिंग अकाउंट में, है ना? कोई बताएगा ट्रेडिंग अकाउंट में इसे कहाँ रखा हुआ था? क्रेडिट साइड में। तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे और इसे क्रेडिट साइड में लिख देंगे। जो दूसरी ट्रीटमेंट है वो क्या रहेगी? याद करो, पिछला क्वेश्चन करवाया था मैंने। बैलेंस शीट में एसेट्स, स्टॉक 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 है, एसेट साइड में लिख देंगे। ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट जो जर्नल एंट्री, जो जर्नल एंट्री आ रहा हूँ, एडजस्टमेंट, फर्स्ट एडजस्टमेंट जो तुम पढ़ चुके हो। कोई दिक्कत नहीं इसमें? आगे बढ़ जाएं। अब तुम्हारे मैं बुक के अकॉर्डिंग ही चलूँगा, तो इसलिए मैं इसे नंबर 1 ना देकर स्टार बार देता हूँ, क्योंकि ये पढ़ चुके हो। ये तो जाएगा ही नहीं। जो इनडायरेक्ट नेचर में होगा वो चला जाएगा। पहले से बचा नहीं, साल के एंड में बचा हुआ। बैलेंस शीट में है, एसेट्स में। ट्रेडिंग अकाउंट में उसे इसलिए लिखा जाता है, करते हैं। पिछला क्वेश्चन किया तो था सर, जब बैलेंस शीट के अंदर दिया हो क्लोजिंग स्टॉक तब क्या करते हैं? बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, तब उस केस में हम इसे कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि वो पहले ट्रीट हो चुका है। कहीं भी नहीं करेंगे? नहीं, बैलेंस शीट में दिया हुआ है तब नहीं करेंगे इसे। ये तो मैं एडजस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। एडजस्टमेंट में दिया हो तब करेंगे, ठीक है? तो ये अभी जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे एक्सपेंसेस अक्रूड और अक्रूइंग, यानी कि एक्सपेंसेस में कोई भी आ सकता है, जैसे रेंट अक्रूड, इंटरेस्ट अक्रूड, है ना, लोकल टैक्स अक्रूड, वेजेस अक्रूड, कोई भी अक्रूड। अक्रूड का मतलब आउटस्टैंडिंग, बकाया। तो मैं यहाँ पर थोड़ा और सिंपल भाषा में इसे लिख दे रहा हूँ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अगर होता है तो इसके लिए क्या किया जाएगा? 2 ट्रीटमेंट करने। एक्सपेंस के रूप में कोई भी हो सकता है, चाहे वो ट्रेडिंग अकाउंट वाला एक्सपेंस हो, चाहे प्रॉफिट लॉस अकाउंट वाला एक्सपेंस हो। तो बात ऐसी है, ट्रेडिंग अकाउंट वाला होगा तो ट्रेडिंग अकाउंट में चले जाएंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट वाला होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। यस सर। और जाएंगे कहाँ? डेबिट साइड।
डेबिट साइड में, और डेबिट साइड में जाके रिलेटेड एक्सपेंस में प्लस कर देंगे। पहले से ही लिखा होगा ना, जैसे मान लो आउटस्टैंडिंग रेंट है तो P&L अकाउंट की बात हो गई उसमें, और P&L अकाउंट में पहले से ही डेबिट साइड में लिखा होगा टू रेंट, तो उसका जो भी अमाउंट होगा ये वाला अमाउंट उसमें ले जाकर प्लस कर देंगे। डन। तो ये तो हो गया। और उसके बाद बैलेंस शीट, जब बैलेंस शीट में आएंगे तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में जाकर इसे लिख देंगे। तो ये थोड़ा सा ना इसको आइडेंटिफाई करना सीखो। लिखेंगे तो मैं उस पर टिक मार दे रहा हूँ, अगर लिखना है तो मैं उसे टिक लगा दे रहा हूँ, अदरवाइज़ प्लस करना है या माइनस करना है तो मैं प्लस और माइनस करके लिखूँगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। और हम जर्नल एंट्रियाँ बुक क्लोज करने से पहले करते हैं। सारे बुक्स क्लोज हो जाते हैं, सारे बुक्स क्लोज हो जाते हैं, उसके बाद इसका नंबर आता है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन में सिखाया था ये बात मैंने, जब सब कुछ ख़त्म हो जाता है, सब बंद करा के रख देते हैं, उसके बाद जाते हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन करते हैं। जैसे मान लो इसने कहा कि प्रोपोज में वो रीजन देना पड़ेगा, तो क्या रीजन देंगे उसमें? स्टॉक वैल्यूएशन एकदम लास्ट में किया जाता है, सारे बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कर देने के बाद, ताकि हम उसे अपने जो फिज़िकल स्टॉक है और जो बुक्स वैल्यू ऑफ स्टॉक है इसे हम कंपेयर कर सकें। तो जब सारे बुक्स क्लोज हो गए उसके बाद इन्वेंट्री वैल्यूएशन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो उसका रिकॉर्ड तो रहा ही नहीं ना। बुक क्लोज करने से पहले अगर उसकी वैल्यूएशन कर देते तो उसका रिकॉर्ड आ चुका होता हमारे पास, वो ट्रीट कर चुके होते, लेकिन अब तो हुआ ही नहीं। और दूसरी बात स्टॉक है, स्टॉक को हम बीच में कर भी नहीं सकते, कभी नहीं कर सकते, क्योंकि स्टॉक असल में कुछ चीज़ ही नहीं है। स्टॉक तो वही है जो गुड्स हमने ख़रीदा है, वो बिका ही नहीं है, साल ख़त्म हो गया वो बिका नहीं, समझे? क्या चीज़ रह गया था, मतलब बुक क्लोज कर दिया, रह गया था, तो इसलिए उसे बैलेंस शीट में लिख देते हैं। और अगर बैलेंस शीट में लिख दिया तब तो उसके कोई ट्रीटमेंट नहीं होनी है, और नहीं लिखा तो इस तरह से ट्रीटमेंट की जाएगी। जो अगला एडजस्टमेंट है उसके बारे में देख लेते हैं। अगला है इनकम के लिए। आउटस्टैंडिंग इनकम तो नहीं बोलेंगे इसे अक्रूड इनकम बोलेंगे। अक्रूड इनकम, ऐसी इनकम जो मिलना है लेकिन अभी मिला नहीं है, साल ख़त्म हो गया लेकिन इनकम हमें मिला नहीं है। इसके लिए भी दो ट्रीटमेंट। पहली ट्रीटमेंट कहाँ है बताओ? ये सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रहेगा, क्योंकि इनकम में डायरेक्ट इनकम के रूप में केवल एक ही इनकम है, सेल। डायरेक्ट इनकम के रूप में केवल एक ही इनकम मौजूद है, सेल्स। तो सेल्स अक्रूड नहीं होता है। इसके अलावा अगर कोई भी इनकम मिल रही है, रेंट मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, सैलरी मिल रही है, वेजेस मिल रहा है, भीख मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है, वो सारा अक्रूड या आउटस्टैंडिंग हो सकता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कहाँ लिखना है इसे? क्रेडिट साइड में। और क्रेडिट साइड में जाके क्या करना है? प्लस कर देना है। और दूसरी बात बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में एसेट साइड में जाकर हमें क्या कर देना है? लिख देना है। अक्रूड इनकम के रूप में कुछ भी हो सकता है, जो होगा उसी का नाम लिखेंगे। डन। तीसरा,
एडवांस इनकम, ये भी सेम ट्रीटमेंट। एडवांस इनकम के लिए बताओ क्या बोलना चाहोगे? P&L और प्रॉफिट डेबिट के साइड। क्रेडिट साइड में। इनकम हमें एडवांस में ही मिल गई है, अक्रूड था, हाँ, जो अक्रूड था मीन्स मिलना था मिला नहीं है तो उसे प्लस किया है, किया है प्लस। और जो एडवांस में ही मिल गया मतलब बाद में मिलना था पहले ही मिल गया तो उसको क्या करेंगे फिर? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड नहीं सर, ये हमने तो कर्जा हुआ। डेबिट हो गया ना, क्रेडिट क्रेडिट साइड में माइनस कर देंगे जाकर, हाँ लाइबिलिटी। और क्योंकि एक तरह का उधार है हाँ हाँ भाई। तो ये जाएंगे और लाइबिलिटी में जाकर लिख देंगे। चलिए तो अब आगे बढ़ें। जिस तरह हमने एडवांस इनकम की बात करी ऐसे ही हमारे पास एडवांस एक्सपेंस भी तो हो सकता है। तो चौथा पॉइंट आ जाएगा एडवांस एक्सपेंसेस। एडवांस एक्सपेंस है ना, इसको एक नाम और बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। कोई भी हो सकता है, जैसे एडवांस सैलरी, एडवांस रेंट, एडवांस इंटरेस्ट हो सकता है कि नहीं। तो एडवांस में ही पे कर दें तो एक तरह से हमने दूसरे को उधार दे दिया ना, तो वो तो एसेट्स हो गया। समझ में आ रहा है। और दूसरी बात कि पहले तो हम यही देख लेते हैं कि कहाँ जाएगा, तो या तो ट्रेडिंग में चला जाएगा या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। और कहाँ क्या करेंगे उसमें जाकर बताओ? डेबिट साइड। उसमें डेबिट में जाकर माइनस कर देंगे, डेबिट में जाकर माइनस, क्योंकि आउटस्टैंडिंग वाला प्लस कर रहे थे, याद आया? आउटस्टैंडिंग वाला देखोगे कॉपी में प्लस कर रहे थे और तो इसे माइनस कर देंगे। वहीं दूसरी तरफ हम किसका करेंगे? बैलेंस शीट के लिए करेंगे। तो बैलेंस शीट में क्योंकि एडवांस एक्सपेंस है तो ये एसेट्स में जाकर इसे राइट डाउन कर देंगे। एडजस्टमेंट ऑफ इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल, जो मटेरियल होता है ना उनका अपना क्लोजिंग स्टॉक देखना होता है। इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल, जब तक टॉपिक आसान लगता है तब तक तो मन करता है ना पढ़ते चले पढ़ते चले पढ़ते चले, और जैसे ही कुछ हार्ड सा आने लग जाता है अचानक ऐसा लगता है कि सर पे बोझ मार दिया किसी ने। अकाउंट है लेकिन वो उनके लिए जिनका बेस कमज़ोर रहता है। अगर मैं ये एज्यूम करके चलूँ कि तुम लोग पढ़ के आए हो 11th में, और वाकई में अगर तुम 11th ईमानदारी से पढ़ के आए हो तो ये अब तब तक ये शायद ये टॉपिक ख़त्म हो चुका होता, पूरा टॉपिक ख़त्म हो चुका होता। हाँ लेकिन मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ ना कि तुम 11th में पढ़ के नहीं आए हो, मैं उस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मे भी तुम्हें ऐसा लग सकता है कि बोर हो रहे हैं, और मे भी ऐसा हो सकता है कि तुम्हें कुछ नई बातें भी पता चल रही हूँ जो 11th में तुम्हारे सर ने तुम्हें ना पढ़ाई हूँ। इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल, देखो इन्वेंट्री एक तो गुड्स होता है और उसके अलावा भी कुछ और मटेरियल्स होते हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं, है ना। इनडायरेक्ट मटेरियल कहेंगे उसे, कहेंगे। उनके लिए भी एडजस्टमेंट की जाती हैं। तो क्या करना होगा, दो ट्रीटमेंट है,
ट्रेडिंग या पीएल जिसका भी हो उसी के लिए देख लेंगे। ख़ास तौर पे तो ये उसमें आता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आ जाता है, लेकिन कभी कभी ट्रेडिंग अकाउंट में तुम्हें देखने को मिल जाएगा। ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के किधर जाएंगे, किधर जाएंगे, तो ये जाएंगे डेबिट साइड में। ठीक है, पहले से ही लिखा होगा उसमें प्लस करेंगे, प्लस कर देंगे कोई एडिशन हुआ है तो। मटेरियल खरीदेंगे, कोई एडिशन हो गया है तो प्लस कर देंगे। तो इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, प्लस एडिशन या एडिशनल मटेरियल, एडिशनल मटेरियल, और माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे कंज्यूम्ड मटेरियल, कंज्यूम्ड मटेरियल। समझे? इतना सब कर लेने के बाद जो इनका फाइनल रिजल्ट आता है वो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल कहलाता है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, पहली ट्रीटमेंट। कोई कंफ्यूजन कोई? ठीक है, अब वहीं दूसरी तरफ आएंगे, अगर हम दूसरी तरफ आएंगे बैलेंस शीट में, तो ये क्या है? देखो नाम ध्यान से, क्या लिखा है? ये क्लोजिंग स्टॉक लिखा है ना। और अभी थोड़ी देर पहले भी एक क्लोजिंग स्टॉक का देखा था, वो गुड्स के लिए था, ये मटेरियल के लिए। अगर ट्रेडिंग वाला फर्म है तो उसे मटेरियल की ज़रूरत नहीं होगी, वो तो गुड्स खरीदेगा और बेच देगा, तो उस केस में वो वाली ट्रीटमेंट। और मैन्युफैक्चरिंग वाला होगा, मैन्युफैक्चरिंग वाला होगा तो वो मटेरियल खरीदता होगा और उसे मैन्युफैक्चर करके और फिनिश गुड्स बना के बेचता होगा, ऐसे ही होगा ना। तो मैन्युफैक्चरिंग वाले के लिए मटेरियल क्लोजिंग स्टॉक होगा, तो ये बन जाएगा एसेट्स में, एसेट्स में क्लोजिंग स्टॉक नाम से लिख देंगे, इसे क्लोजिंग स्टॉक नाम से लिख दिया जाएगा। डन? ठीक है, अब अगला जो एडजस्टमेंट है, 5 कुल मिला के 6 हो गए हैं। तो इसको भी देख ही लेते हैं। नंबर 6, प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। ज़्यादातर बच्चों का ये जीना हराम कर देता है, ये वाला एडजस्टमेंट। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट बच्चों का जीना हराम कर देता है। अभी इसका केवल ट्रीटमेंट लिखवा दे रहा हूँ, बाकी इसको सेपरेट एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, तब समझ में आ जाएगा। प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। ये पता है कि ये है क्या? प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट क्या है ये? हमने किसी को उधार दिया होता है, वो डूबने का चांस होता है, तो हम पहले से उसे बना के रखते हैं। बिल्कुल, हम पहले ही रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि ये शायद पैसा डूब जाएगा, पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पर। अच्छा, कोई डेटर हमें खुराफाती नहीं लग रहा तो हम प्रोविज़न बनाएंगे? नहीं, तब भी बनाएंगे। पास्ट एक्सपीरियंस हमें कहता है, क्योंकि मान लो हमारे पिछले 5-6 साल से 10% पैसा डूब ही जा रहा है, तो भले इस वक्त हमें डेटर सारे दूध के दूल्हे दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी बनाना पड़ेगा। हाँ, वो जो ट्रेंड है उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग हमें बनाना पड़ सकता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? तो इसके लिए ट्रीटमेंट क्या हो जाएगी?
ट्रेडिंग अकाउंट में तो जाने से रहा, कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे डेबिट साइड में, और डेबिट साइड में जाकर लिख देंगे, क्या लिखेंगे? प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, लिख दिया। ठीक है, दूसरा ट्रीटमेंट, दूसरा ट्रीटमेंट इसका बैलेंस शीट में जाएंगे, बैलेंस शीट में एसेट्स में, एसेट्स में क्या कर देना है बोलो? डेटर्स में से माइनस कर देना है। क्यों माइनस करा, क्या रीज़न है बोलो जल्दी? बैड डेट का हमने प्रोविज़न बना लिया कि मतलब शायद डूब जाएगा, तो जब अगर वो डूब गया तो उतने का डेटर कम हो जाएगा, इसलिए माइनस कर दिया। क्योंकि शायद लग गया, दैट मीन्स कि अभी तो हमें उसे डुबाना ही है, बाद में नहीं डूबा तो बात अलग है। कोई शक? ये रहा, चलो अच्छा क्वेश्चन के साथ ही मिल गया। सर पहले पहला वाला करवा दो। पहला वाला क्वेश्चन डिस्कशन। इसी में इलस्ट्रेशन 1। हाँ अच्छा अच्छा, यही है। रजिस्ट्रेशन वन सर, ये एडजस्टमेंट है पीछे। इसी चेक ये 3 है ना? ऐसे पीछे वाला। 2, ये रहा 1। बस कैलकुलेशन बता दो। ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 ऑफ मैसर्स दीपांशी शोज द फॉलोइंग डिटेल्स, है ना? ये पर्टिकुलर हैं डेबिट क्रेडिट के। फिर इसमें दिया है परचेज एंड सेल, यानी परचेज 10 लाख की, सेल है 12 लाख। डेटर क्रेडिटर दे दिया 5 लाख 4 लाख, ओपनिंग स्टॉक दे दिया, क्लोजिंग स्टॉक दे दिया, अदर एक्सपेंस एंड इनकम दे दिया, है ना? ये इनकम है और ये एक्सपेंस है। देन फिक्स्ड एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, ये रहा, सब हो गए, और ये कैपिटल हो गया। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में है क्रेडिटर बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल 2021 3 लाख रुपए का, तो साल के शुरू में क्रेडिटर का बैलेंस 3 लाख रुपए है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स ड्यूरिंग द ईयर। ये वाला टॉपिक है, तो इसमें अभी मैं चाह रहा था कि थोड़ा ट्रेड फाइनल अकाउंट के बेस से तुम गहराई तक पहुंच जाओ, उसके बाद इनके COGS निकालना, डेटर क्रेडिटर के क्लोजिंग बैलेंस निकालना, ये सारे बाद में सिखाऊं ताकि दिक्कत ना हो। अच्छा तो आगे बताओ। इनमें क्या है कि बीच में है जैसा। हाँ, ये एक तरह से मान लो कि क्वेश्चन तो ठीक है, शुरुआत का ही है, लेकिन इनको करने के लिए फाइनल अकाउंट का एक जड़ मजबूत चाहिए। आगे बताओ। हाँ, तो इसे करवा दूंगा, पहले फाइनल अकाउंट की जड़ मजबूत हो जाए, उसके बाद इसे आराम से हो जाएगा। ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट वाला, और वो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसमें करने के लिए थोड़ा सा बेसिक नॉलेज ज़्यादा चाहिए, ट्रेड इसके फाइनल अकाउंट का थोड़ा मजबूती चलिए, उससे कर लेना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अगर केवल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बात है तो तुमने शायद पढ़ा हो 12th में,
COGS निकालना है ना, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, उससे COGS आ जाता है। वो वाला कॉन्सेप्ट लगा लो और आराम से आ जाएगा। बाकी और डिटेल में है तो उसे थोड़ा सा करेंगे बाद में। हाल फिलहाल में इलस्ट्रेशन 4 है जो हमारे वही प्रोविज़न वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है। ठीक है, प्रोविज़न में मैंने बता ही दिया करना क्या है। P&L अकाउंट के डेबिट साइड में जाके लिख देना है और बैलेंस शीट में डेटर में जाकर माइनस कर देना है। अच्छा, अगर जो पहले से ही कोई प्रोविज़न बना पड़ा हो तब क्या करेंगे? पहले से प्रोविजन बनाओ, बेटर है तो मान करने पहले वो वाला प्रोविजन माइनस करेंगे, कितना बचेगा उसके साथ जोड़ देंगे। बिल्कुल, बार बार प्रोविज़न थोड़ी बढ़ाते जाएंगे, प्रोविज़न बार बार बढ़ाया नहीं जाता। एक बार मान लो पुराना बना हुआ है उसे हटाओ, नया वाला रख दो। ठीक है, इसमें तो केसेस आएंगे अभी बहुत सारे, तो उन केसों को आराम से डिटेल में करेंगे। खैर, 1 अप्रैल 2021 को प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट एग्जिस्ट करता है 40,000 रुपये का, मतलब पहले से ही एक प्रोविज़न बना हुआ है। ट्रेड रिसीवेबल्स ऑन 31/3/2021, कहने का मतलब क्या है? ट्रेड रिसीवेबल 31/3/2021 यानी कि पिछले साल का क्लोजिंग तो इस साल का ओपनिंग हुआ, इतने का ट्रेड रिसीवेबल यानी डेटर है। बेड डेट टोटल किया 1 लाख रुपए का। It is required to write off the bad debts and create a provision equal to 5% of the total receivable balance। तो देखो पुराना हमारे पास ये एक तरह से 40,000 है, ये साल के शुरू का है ना, और साल के शुरू में डेटर हमें दे रखा है 15 लाख का, और बेड डेट जो बना है यानी कि इतना तो डूब ही गया 1 लाख का, वाज राइट ऑफ द बेड डेट एंड क्रिएट अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल। साल के एंड में उतने का बेड डेट हो जाएगा और जो बचेगा उस पर 5% का प्रोविजन लगा दिया जाएगा। यहाँ तक 3 चीज़ें हमें मिल गई। पहली चीज़ जो मिली वह है ओपनिंग। ओपनिंग प्रोविज़न है 40,000 रुपये का। ओपनिंग डेटर है, ओपनिंग डेटर है 15 लाख रुपए का। ओपनिंग डेटर 15 लाख का। बेड डेट हो गया साल के एंड, साल भर में जो बेड डेट हुआ वो हो गया 1 लाख रुपए का। साल के शुरू में डेटर 15 लाख के थे, साल भर में 1 लाख रुपए का बेड डेट हो गया, और साल के एंड में जो प्रोविज़न बनाया जा रहा है, साल के एंड में प्रोविज़न बनाया जा रहा है 5% ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल बैलेंस, यानी जितने का बैलेंस बच गया, जितना डेटर बैलेंस बचा हुआ है उसी पे 5% का प्रोविज़न लगा दिया जाएगा। शो हाउ यू वुड कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो डेबिट में लिखोगे अमाउंट, उसे कैसे लिखोगे वो दिखाना है तुम्हें। तो लिखने का तरीका क्या अभी बताया भी था इसने कि जो पुराना वाला प्रोविज़न है उसे ख़त्म करके नया वाला प्रोविज़न सामने रख दिया जाएगा। आ गया समझ? तो देखा जाए, ओपनिंग प्रोविज़न कितना 40,000, ये ख़त्म किए करेंगे। अपना डेटर देखो, डेटर कितने का टोटल 15 लाख। इसमें से बेड डेट हो गया, ये तो पैसा डूब गया 1 लाख। क्या अमाउंट बचता है बताओ जरा? 14 लाख है ना। तो साल के एंड में ही तो है ये क्लोजिंग बैलेंस, और साल के एंड में हम प्रोविज़न मारेंगे
5% का। तो 14 लाख का 5% बताओ ज़रा। 70,000। तो मैं कहूँगा ये क्लोजिंग प्रोविज़न है। क्लोजिंग प्रोविज़न कितने का आ रहा है? 70,000। 70,000, क्योंकि इसी पे 15% का 5% का मारेंगे तो क्या आ जाएगा ये 70,000 रुपये। यहीं से बस डिफरेंस देख लेना है। ओपनिंग प्रोविज़न कितने का? ओपनिंग प्रोविजन 40,000। 40,000 का। क्लोजिंग प्रोविज़न 70,000। कौन बड़ा हुआ? क्लोजिंग वाला बड़ा हुआ ना। तो इसकी ट्रीटमेंट क्या करेंगे? इसकी ट्रीटमेंट करेंगे जब हम P&L अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, तो इसी में मैंने बताया ना डेबिट साइड में लिखना है। तो डेबिट साइड में आएंगे और लिखेंगे टू बेड डेट। पहले तो बेड डेट को लिखेंगे, कितने का है? 1 लाख। 1 लाख का। अब ये देखो कि पुराना वाला ज़्यादा है कि नया वाला ज़्यादा प्रोविज़न? नया वाला क्लोजिंग। नया वाला ज़्यादा हुआ ना भाई। प्रोविज़न तो पुराना वाला 40,000 का है और नया वाला प्रोविज़न 70,000 का है। 70 ही तो ज़्यादा हुआ। यानी कि हम पहले से ही 40,000 को सिक्योर, मतलब 40,000 का रिस्क लेके बैठे हुए थे। 40,000 का रिस्क हम पहले से लेके बैठे हुए थे। कायदे से हमें कितने का रिस्क लेना है? 70,000 का रिस्क लेना है ना कायदे से। हम पहले से ही 40,000 का रिस्क लेके बैठे हुए हैं, तो और कितना रिस्क बढ़ाना है? 30,000। सिर्फ 30,000 रुपये ना। क्लियर हुई मेरी बात? तो बस वही 30,000 का रिस्क क्या कर देना है? 30,000 का रिस्क और बढ़ा देना है। तो या तो तुम डायरेक्ट यहाँ लिख दो प्लस एडिशनल प्रोविज़न 30,000, या फिर क्या करो, प्लस करो क्लोजिंग प्रोविज़न 70,000 और माइनस कर दो ओपनिंग प्रोविज़न 40,000 और हिसाब किताब लगा के यहाँ अमाउंट आ जाएगा 1,30,000। ये इन्होंने अपनी भाषा में समझाया है, मैंने ये बच्चों वाली भाषा में समझाया है। उनकी बात है। ये ICI की भाषा है भाई। मैंने क्या बोला? ICI मान के चलता है कि बच्चा 11th 12th ईमानदारी से पढ़ के आया है। प्रोविज़न 70,000 लिख देते और ओपनिंग माइनस करते 90,000, तो कुल मिलाकर यहाँ पर वैल्यू लिख देते। या फिर डेबिट में यहाँ बेड डेट 1 लाख का और क्रेडिट में लिखते बाय प्रोविज़न 20,000 रुपये का। समझ में आ गए? या तो यहीं पर ही 20,000 माइनस कर लेते 1 लाख में 80,000 लिख दें, या यहाँ 1 लाख लिखकर क्रेडिट में बाय प्रोविज़न 20,000 लिख देंगे। 2 केस हो गए। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं? देख लो, अगर कोई किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ। तुम अगर ये सॉल्यूशन देख रहे हो तो ये प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट का है, जिसमें तुम्हें ओपनिंग बैलेंस दिखेगा 40,000 का, जो कि है भी, है ना। और साल भर में 1 लाख का बेड डेट हो गया और साल भर में हमने क्या करा? साल भर में 1 लाख का हमने बेड डेट कर दिया और हमें पता चल गया कि साल के एंड में जो क्लोजिंग बैलेंस है 70,000 है। तो साल भर में हमारा जो प्रोविज़न है वो बना कितने का? मेरी बात नहीं आई होगी समझ में। साल के शुरू में 40,000, साल भर में हमने 1 लाख का हमारा बेड डेट हो गया और हमें ये भी पता चल गया कि साल के एंड में 70,000 का प्रोविज़न है। तो साल भर में हमने प्रोविज़न बनाया कितना? साल भर का प्रोविज़न बनाया कितना? 70,000। वो तो साल के एंड में है ना। ये तो बैलेंस शीट ही है 70,000। समझे? पूरे साल में हमने कितने का प्रोविज़न बना लिया? 1,30,000 का। और यही 1,30,000 हमारा P&L अकाउंट में आ जाता है।
पहले बताओ, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, हाँ अब देखिए। तो ऐसे अगर देखा जाए तो प्रोविजन तो सिर्फ 2 बार बना ना। 2 बार की इन्फॉर्मेशन दी है बस। एक तो ओपनिंग की इन्फॉर्मेशन दी 40,000, और एक ये बताया कि साल के एंड में प्रोविज़न इतने में है। समझ आया? बीच में साल भर का जो प्रोविज़न बनाया कितने का वो हमें नहीं बोला हुआ, हमने वो निकाल लिया। शॉर्ट प्रोविज़न का मतलब है, देखो 40,000 ओपनिंग में हमने प्रोविज़न बनाया, ओपनिंग में 40,000 का प्रोविज़न था का मतलब पिछले साल हमने बनाया होगा ना वो, तो पिछले साल का क्लोजिंग साल का ओपनिंग, ये मान के चल रहे थे कि 40,000 रुपये डूबेंगे, और डूब कितने गए? डूबे 1 लाख, 1 लाख डूब गया ना, 1 लाख का हुआ। तो हो गया। अब 40,000 का प्रोविज़न बनाया था हमने, डूब गया 1 लाख, तो हमारा प्रोविज़न कम नहीं रह गया, हमारा अंदाज़ा कम रह गया ना। तो ये शॉर्ट प्रोविज़न वही है। 60,000 से कम है। जो अगला एडजस्टमेंट है वो भी डेटर से ही रिलेटेड है। कईयों का तो सपना है सीए बनेंगे तो ज़्यादा नहीं तो कम से कम फॉर्चूनर जैसी गाड़ियाँ तो अपने घर के आगे होंगी। 1 करोड़ चाहिए सर, 1 करोड़ रुपए चाहिए उसके लिए। इसके लिए फॉर्चूनर के लिए 1 करोड़ रुपए चाहिए। 50 लाख की तरह 4 लाख की आती है सर। हाँ तो 50 लाख उसे लाने में लग जाएगा। 10 में लगवाएगा भी तो ना बहुत कुछ। सर टैक्स तो लगेगा, जब 50 लाख दोगे आप देखोगे। 50 लाख में 50 लाख का टैक्स लग जाएगा। क्या बात कैसे हो तुम फिर? नहीं, मैं मान लो कि ऑर्डिनरी आदमी खरीद रहा था, बता रहा हूँ मैं। हाँ तो एक कोई लग्जूरियस आदमी खरीदेगा तो उसको क्या वो 1 करोड़ की हो जाएगी? टैक्स लगेगा, हिसाब का पैसा है। हाँ। 30 लाख पैसा तो कितना इंटरेस्ट लगता है आपका? 15% ना। ये इनकम पे टैक्स बता रहा है, उसे खरीदने पे टैक्स नहीं बोल रहा। मतलब 50 लाख की इनकम कमाने के चक्कर में हमें उतना टैक्स भी भरते जाना पड़ेगा। नहीं, जब तुम पढ़ोगे ना, अभी तो सीए की जर्नी शुरू हुई है, आगे पढ़ते जाओगे, जब प्रेजेंट वैल्यू को और डिटेल में पढ़ना शुरू कर दोगे तब तुम समझोगे कि कैश ट्रांजैक्शन करना ज़्यादा फ़ायदेमंद है या इंस्टॉलमेंट पे ले लेना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मैंने देखा था इसमें ज़्यादा लगा था। तो वो सीखोगे, धीरे धीरे सीखोगे, मज़ा आएगा सीखने में। तुम दुनियादारी से ऐसी ऐसी चीज़ें सीखोगे जो तुम्हें किताबों में भी नहीं मिलेंगी। तो अगला जो टॉपिक है वो है प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट। ये भी तुम्हारा प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट से ही रिलेटेड है। जैसे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट था वैसा ही प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट है। अच्छा, कोई बताएगा ये प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट क्या भला है? शायद हम डिस्काउंट दीजिए। डिस्काउंट देना पड़ता हो। डेटर जो हमसे उधार लेके बैठा है, पैसा तो दे नहीं रहा, रो रो के दे रहा है, तो उससे पैसा लेना है हमें, तो हमें उसे लालच देना पड़ता है। तो कभी कभी हो सकता है कि हम उससे कहें कि भाई पेमेंट कर दो, तुम्हें 10% का डिस्काउंट दे देंगे। तो वो कम सोचेगा कि चलो बढ़िया है, 10% ऑफ मिल रहा है, पेमेंट कर देते हैं, डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ऐसा हो सकता है, ज़रूरी नहीं है होगा। इसलिए हम पहले से ही अंदाज़ा लगा लेते हैं कि शायद हमें डेटर कलेक्शन करते वक्त डिस्काउंट देना पड़ सकता है, इसलिए ये भी एक प्रोविज़न है। कोई प्रॉब्लम? अरे हाँ ना बोल दो, ऐसे बोलते रहोगे तो समझ में आएगा कि हाँ पढ़ा रहा हूँ मैं। इसकी भी ट्रीटमेंट क्या होनी है? तो इसकी ट्रीटमेंट होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे, क्योंकि ये एक अपना नुकसान है, तो इसके डेबिट साइड में लिखेंगे भाई, डेबिट साइड में पहुंचा देंगे, इसको लिख देंगे। और दूसरी ट्रीटमेंट क्या होनी है? ये जाएगा
बैलेंस शीट की लाइब्रेरी में बैलेंस शीट में डेटर में माइनस कर देंगे ना, लॉस है नहीं तो एसेट्स में जाएंगे, डेटर में माइनस कर देंगे। डेटर में माइनस कर देंगे। ठीक है, हाँ सर, हो गया सर। चलो। अब इसमें क्या हो जाता है, सीक्वेंस बड़ा ध्यान देना होता है। मान लो एक ही क्वेश्चन में प्रोविज़न भी आ गया और डिस्काउंट भी आ गया, बात समझ में आई? तो पहले प्रोविज़न लगाएं या डिस्काउंट लगाएं? उसके लिए करते हैं क्वेश्चन। देखो एग्जांपल है कि एक ट्रेड रिसीवेबल है हमारे पास 5,20,000 का, यानी डेटर है। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट दिया हुआ है 1,20,000। यू आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट 10% ऑफ प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। माइनस कर देंगे। ये तो अगर सेम है नहीं 4 लाख 10,000 40,000 11th में भी है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 40,000 सर। अब वही है ना बात कि ध्यान से नहीं पढ़ा था इसलिए याद नहीं है। नहीं यार इंटरेस्ट जानता पढ़ा था पढ़ाया नहीं करते चलो देखो मैं पीछे हट के पढ़ती हूँ। क्योंकि टाइम थोड़ा कम है तो लिखने के बजाय मैं यहीं पे दिखा दे रहा हूँ क्या है। 5,20,000 का हमारा डेटर था, पहले प्रोविज़न जो था वो माइनस कर लिया, जो अमाउंट बचा है उसके लिए देखोगे लाइन क्या लिखी हुई है। लाइन है 10% प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, है ना। जो भी अमाउंट है अब उस पर डिस्काउंट लगा देंगे। कितना आएगा अमाउंट बताओ, इन दोनों को माइनस करके 4 लाख आएगा। तो 4 लाख का 10% हो गया 40,000। ये तो बैलेंस शीट वाली बात हो गई, हाँ सर, चला गया ना। बैलेंस शीट में एसेट्स में डेटर में से माइनस कर दिया, 3,60,000 रुपये आ गए। और P&L अकाउंट के डेबिट में चले आए और लिख दिया टू प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट 40,000 रुपये। सीक्वेंस समझ में आया? क्या करना है सीक्वेंस में, पहले तो प्रोविज़न माइनस कर देंगे, जो अमाउंट बचेगा उस अमाउंट पे प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट माइनस कर देंगे। पहले प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट माइनस किया और फिर प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट माइनस कर देंगे। डन। टोटल 7 एडजस्टमेंट आज हो गई। अगली क्लास में इसके आगे के एडजस्टमेंट्स कवर करेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं सर। चलिए ठीक है, धन्यवाद, गुड।